सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपके मंथली टेस्ट का जो 5वां टेस्ट था उसके सभी क्वेश्चन के पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके मंथली टेस्ट का मंथली टेस्ट का जो 5वां टेस्ट था उसका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन की बॉडी को अलग कर दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो यदि किसी वाहन की बॉडी को, जैसे पूरा वाहन था, पूरी कार है, इस कार की जो बॉडी है, ये बॉडी है, इसको अलग कर दें तो ये क्या कहलाएगा। जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा चेसिस। क्या कहलाएगा? चेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा चेसिस है, ये पूरा चेसिस है, यहाँ पर ये भी चेसिस है, व्हीकल चेसिस लिखा हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं चेसिस। अगर इसकी बॉडी हटा दे तो क्या हो जाएगा? चेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम हार्डनिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक मिनट, पहले क्वेश्चन में चेसिस तो आपने समझ ही लिया कि इसका ऑप्शन सही है चेसिस। अब एक्सल क्या होता है? एक्सल क्या होता है कि जो पीछे के पहिए जिस पे लगे हुए रहते हैं वो होता है रियर एक्सल। जहाँ आगे ये पहिए लगे हैं इसको पूरा बोलते हैं फ्रंट एक्सल। अब रियर एक्सल ये है, ये फ्रंट एक्सल है ना। दूसरा है ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक सिस्टम पूरे ब्रेक पेडल से लेके मास्टर सिलेंडर से लेके पीछे के पहियों के एक्चुएटर और ब्रेक शू सब कुछ मिला के होता है ब्रेक सिस्टम, उसको बोलते हैं ब्रेक सिस्टम। और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं जो गियर बॉक्स है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। गियर बॉक्स से लेके प्रोपेलर शाफ्ट से लेके पीछे के डिफरेंशियल तक सभी चीज़ें आ जाती है काय में, ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सल क्या होता है, ब्रेक सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और चेसिस क्या होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, चेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम हार्डनिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लेम हार्डनिंग को, सबसे पहले फ्लेम हार्डनिंग होती क्या है, तो हम फ्लेम हार्डनिंग देख लेते हैं। हार्डनिंग क्या होती है कि किसी भी धातु को एक निश्चित तापमान पर पर्याप्त समय तक गर्म करते हैं। एक फिक्स तापमान पर उसको पर्याप्त समय तक गर्म करते हैं और उसको तुरंत ठंडा करते हैं। गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा करते हैं, उसको बोलते हैं हार्डनिंग। और हार्डनिंग अलग अलग तरीके से की जाती है जिनके आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है? फ्लेम हार्डनिंग का आपको मैं चित्र बता देता हूँ। ये जो है फ्लेम हार्डनिंग है। फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है? फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है कि जिसमें धातु के जो धातु को इसके द्वारा एक फिक्स तापमान पर फिक्स समय के लिए जो है फ्लेम के द्वारा इसको गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए तेल या लवण घुले हुए पानी का यूज़ करते हैं। और जो ठंडा करने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो क्वेंचिंग प्रोसेस या हिंदी में बोलते हैं बुझाना। तो एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करके एकदम से ठंडा करना क्या कहलाता है? हार्डनिंग कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने पूछा है, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा, कि फ्लेम हार्डनिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लेम हार्डनिंग को किस नाम से जाना जाता है? शैलो हार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब शैलो हार्डनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी बस बाहर की सरफेस हार्ड होती है, बाकी ये अंदर से जो धातु है वो मुलायम ही होती है। उसके अंदर वो हार्ड नहीं होती है, केवल उसकी सरफेस हार्ड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शैलो हार्डनिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडक्शन हार्डनिंग क्या होती है। पहला ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो पहला ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। ये क्या होता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है कि ये देखिए, आप एक इंडक्शन दिख रहा है, इंडक्शन इस तरीके से, इनके अंदर धातु को गर्म किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग या भट्टी में गर्म किया जाता है और उसको वहीं पर धीरे धीरे करके ठंडा किया जाता है। तो वो होती है इंडक्शन हार्डनिंग। फिर आता है एनीलिंग। तो एनीलिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एनीलिंग को हम बोलते हैं निम्न ताप एनीलन, और जो फुल एनीलिंग है उसको बोलते हैं उच्च ताप एनीलन।
तो जो प्रोसेस एनीलिंग है होती है, जो निम्न ताप एनीलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें धातु के जो क्रांतिक बिंदु है, धातु के तापमान का जो क्रांतिक बिंदु है, उससे एक निश्चित ताप पर धीमी गति से ठंडा, निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं और धीमी गति से ठंडा करते हैं। धीमी मतलब निश्चित तापमान कितना होता है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। उस पर इसको निश्चित समय के लिए गर्म करते हैं और धीमी गति से ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है कि जो धातु है, जो भी इस्पात है, उसके क्रिस्टलन में सुधार आ जाता है। और एक होता है उच्च तापमान अनिलन या फुल एनीलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें इस्पात को मुलायम और कणों की संरचना में सुधार होता है। इस्पात मुलायम हो जाता है और कणों की संरचना में सुधार होता है। अब इसमें दो कंडीशन होती है कि जो 0.87% से कम कार्बन वाला जो इस्पात होता है, उसको क्रांतिक बिंदु से 30 से 40 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, और जो 0.87 से अधिक कार्बन वाला जो इस्पात होता है, उसको क्रांतिक बिंदु से 30 डिग्री से 50 डिग्री अधिक तापमान पर 3 से 4 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाँ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में शांता का मात्रक है। सीजीएस प्रणाली में शांता का क्या मात्रक होता है? तो सीजीएस प्रणाली में शांता का मात्रक होता है पॉइस। क्या होता है? पॉइस। अब सीजीएस क्या होता है? सीजीएस प्रणाली, मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था कि एक पद्धति, ये प्रणाली जो है ये मापन की पद्धति है। सीजीएस होती है, एक एमकेएस होती है, एक एफपीएस होती है, और एक होती है आईएसआई प्रणाली। ठीक है, तो एसआई प्रणाली क्या होती है? एसआई प्रणाली होती है। एक होती है एसआई प्रणाली। तो एक होती है एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली। तो जो सीजीएस प्रणाली है, सीजीएस प्रणाली में क्या होता है कि जो लंबाई है उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, और जो भार है उसका मात्रा है ग्राम, और जो समय है उसका मात्रक होता है सेकंड। तो ये होती है सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एफपीएस के बारे में, एमकेएस के बारे में और एसआई प्रणाली के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए, निम्न में से ऊष्मा उपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जा सकता है। अब जो मापन औजार होते हैं वो घिसाव के प्रतिरोधी होना चाहिए। घिसाव के प्रतिरोधी कैसे होना चाहिए कि उनसे हम बार बार मापन करेंगे, अगर वो घिस गए तो उनमें एरर आ जाए, क्योंकि जो मापन औजार हैं वो 1 mm के भी 100वें भाग या 10वें भाग तक मापन करते हैं। तो अगर वो घिस जाएंगे तो उनके मापन में त्रुटि आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको घिसाव प्रतिरोधी बनाते हैं। तो घिसाव प्रतिरोधी बनाने के लिए उनकी हार्डनिंग की जाती है। तो कौन सी हार्डनिंग की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। कौन सी की जाती है? टेम्परिंग। अब टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग होती है कि क्रांतिक तापमान से नीचे लगभग 280 डिग्री से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किया जाता है, और तेल या पानी में एकदम से ठंडा किया जाता है। जो मापन औजार की जो भी एज होती है उसको, तो वो होती है टेम्परिंग। इससे कटिंग औजार की एज को भी टेम्परिंग की जाती है, ताकि वो भी घिसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, टेम्परिंग। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग होता है क्रांतिक बिंदु से 30 से जो भी धातु है उसके तापमान के क्रांतिक बिंदु से 30 डिग्री से 50 डिग्री अधिक पर गर्म करते हैं और हवा में ठंडा करते हैं उसको। अगर हवा में मतलब धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, या फिर हवा के प्रेशर से अगर ठंडा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ये भी एक हार्डनिंग की प्रोसेस है, कठोरीकरण की प्रोसेस है। मतलब जो हार्डनिंग करते हैं उसकी प्रोसेस है। इसके अलावा एनीलिंग का मैंने पहले बताया आपको। केस हार्डनिंग भी वही होती है, फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग एक ही बात है। फ्लेम हार्डनिंग और केस हार्डनिंग एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनीलिंग करने का क्या उद्देश्य है? तो एनीलिंग करने का क्या उद्देश्य है? एनीलिंग से होती है कठोरता में सुधार। कठोरता में क्या होता है? सुधार होता है एनीलिंग से। मैंने आपको पहले बताया था कि एनीलिंग से क्या होता है कि कठोरता में सुधार आ जाता है, और भी क्रिस्टलन में सुधार आता है। अगर जो भी धातु है उसके क्रिस्टलन में सुधार आता है, और कठोरता ये मुलायम हो जाता है, तन्य हो जाता है और चिमड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कठोरता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय उपकरण प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली जो हवा है उसका दबाव लगभग कितना होता है? तो उसका दबाव होता है 1.4 बार। 1.4 बार। जो मतलब जो न्यूमेटिक जो उपकरण हैं उनको अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए कितना प्रेशर की आवश्यकता होगी? तो 1.4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में मिस फायरिंग निम्न के कारण होती है। इंजन में मिस फायरिंग क्यों होती है? तो इंजन में मिस फायरिंग के कई सारे कारण होते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 दिए हैं। अत्यधिक वाल्व क्लियरेंस, कम वाल्व क्लियरेंस, अधिक गाइड क्लियरेंस और अधिक पिस्टन क्लियरेंस। तो देखो पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है, यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन क्लियरेंस होता है ये। पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है कि जब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पिस्टन क्लियरेंस दिखा रहा है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच की जो गैप रखी जाती है उसको बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन क्लियरेंस। और एक होता है वाल्व क्लियरेंस। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वाल्व क्लियरेंस बता रखा है। यहाँ पे वाल्व क्लियरेंस, ये रहा वाल्व क्लियरेंस। यहाँ पे ये वाल्व क्लियरेंस है, ये एक्स के द्वारा प्रदर्शित है। ये है वाल्व क्लियरेंस। ये क्या होता है? टैपेट और जो स्टेम होता है वाल्व का, उन दोनों की जो बीच की दूरी है, जो गैप रखी जाती है, उसको बोलते हैं वाल्व क्लियरेंस। और एक और दिया है इसने, गाइड क्लियरेंस। गाइड क्लियरेंस, तो यहाँ पे ये जो है ये गाइड क्लियरेंस है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अधिक गाइड क्लियरेंस। अगर ज़्यादा गाइड क्लियरेंस रहेगा तो उसकी वजह से इंजन मिसफायर करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा अधिक गाइड क्लियरेंस। मिसफायरिंग का क्या मतलब होता है? मिसफायरिंग का मतलब होता है कि 4 जो सिलेंडर होते हैं, उन 4 सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर में जो पावर है वो नहीं उत्पन्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, छठे क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, सॉरी 7वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अधिक गाइड क्लियरेंस जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए को कहते हैं। अगर किसी स्टील में जो है कार्बन की मात्रा कम है और हमको उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है उसके सरफेस में, तो हमको क्या प्रोसेस करना पड़ेगी? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बुराइजिंग। क्या बोलते हैं? कार्बुराइजिंग। तो कार्बुराइजिंग कैसे होते हैं? हार्डनिंग तो हमने पहले पढ़ ही लिया। नाइट्राइडिंग टेम्परिंग भी हमने पढ़ लिया। नाइट्राइडिंग में क्या होता है कि घोल के नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जबकि कार्बनाइजिंग में क्या होता है कि कार्बनाइजिंग में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कोयला भरा जाता है, और उस कोयले के अंदर जो है स्टील को रख के और फिर भट्टी में उसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो उसकी सतह है, जो स्टील की सतह है, उस सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कार्बुराइजिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बुराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक्स में हवा का प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूमेटिक्स में हवा का उपयोग करते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है, हवा हर जगह उपस्थित होती है। ये बात तो सही है। यहाँ पे बोला है इसने कथन सही नहीं है ना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पूछा है इसने कि कथन सही नहीं है, तो हर जगह हवा उपस्थित होती है, ये कथन तो सही है। हवा को वापसी लाइनों की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन भी सही है, क्योंकि हम हवा को सीधे जो है वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। और हवा प्रदूषण नहीं फैलाती, ये बात भी सही है। लेकिन हवा विस्फोटक होती है, ये बात गलत है। हवा विस्फोटक नहीं होती है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप गलत लगा दें, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो हवा विस्फोटक होती है, ये वाला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फ्रंट व्हील में कौन सा ब्रेक उपयोग किया जाता है? तो फ्रंट व्हील में सामान्यतः कौन सा ब्रेक उपयोग किया जाता है?
ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक उपयोग किया जाता है। डिस्क ब्रेक हम सामान्यतः आगे। अब ड्रम ब्रेक क्या होता है? ड्रम ब्रेक क्या होता है? ये वाला, ये ब्रेक आपने देखा ही होगा। ये ब्रेक, इसको बोलते हैं ड्रम ब्रेक। इसको ड्रम ब्रेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये ऐसा ड्रम होता है, यहाँ पे जो 4 बोल्ट हैं, यहाँ पे आपका टायर कसा, यहाँ पे पहिया कस दिया जाता है। इस ड्रम के अंदर ऐसे ब्रेक शू लगे होते हैं, ये ब्रेक शू है। यहाँ अंदर इसमें सारा अरेंजमेंट, स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, और यहाँ पे होती है इसकी कैम्स, तो इनके द्वारा ये चलता है। अब ये होता है कौन सा? ड्रम ब्रेक, पहला ऑप्शन ड्रम ब्रेक। दूसरा ऑप्शन है डिस्क ब्रेक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है डिस्क ब्रेक, जो गाड़ी में आपने देखा होगा बाइक में, ये होता है डिस्क ब्रेक, इसका डिस्क ब्रेक होता है। और ये अगर किसी बड़ी गाड़ी में है, 4 व्हीलर में, तो उसमें इस टाइप से डिस्क ब्रेक होता है। ये डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक है, ठीक है। तो ये डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे भी इन चारों बोल्ट में आपका जो है आराम से पहिया कस दिया जाता है, और इसके पीछे की तरफ ये डिस्क होती है जिसकी सहायता से ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टी इन टिग वेल्डिंग, यानी कि TIG वेल्डिंग में टी का मतलब क्या है? तो TIG वेल्डिंग में टी का मतलब क्या है, उसके लिए हमको TIG का या टिग का पूरा नाम याद होना चाहिए। तो TIG का पूरा नाम होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है? टिग वेल्डिंग का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब यहाँ पर टंगस्टन, टी का मतलब क्या होता है? टंगस्टन। तो ऑप्शन हमारा जो है पहला वाला सही हो जाएगा, टंगस्टन। अब टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होता क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जो फिक्स्ड होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जो खर्च नहीं होता। अपनी जो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड ख़त्म होता जाता है, लेकिन इसमें जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है वो ख़त्म नहीं होता, और इसमें एक अलग से रोड का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग रोड, जिसकी सहायता से वेल्डिंग की जाती है। और यहाँ पर इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब होता है कि जो गैस अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे आर्गन वगैरह, तो उसको यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको जो गैस के सिलेंडर है उनसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैसें हैं, आर्गन वगैरह, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर ये आर्क उत्पन्न होता है, और यहाँ से आती है इसके आसपास से गैस। तो ये गैस क्या करती है कि इसके आसपास एक आवरण बना देती है, उस आवरण की वजह से यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रही है वो वातावरण से क्रिया नहीं कर पाती, और हमारा वेल्डिंग में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो ये होती है टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का क्या कार्य है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का क्या कार्य होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का क्या कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक ऑयल को कूल करना, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव प्रवाहित करना, तीसरा ऑप्शन है इम्प्लीमेंट से ट्रैक्टर को कपल या अनकपल करना, और चौथा ऑप्शन है तेल को धारित करना। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव को प्रवाहित करना, ये है इसका काम, किसका? हाइड्रोलिक पंप का। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि पंप क्या करता है? ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है या प्रवाहित करता है। ये कूल करने का काम तो ऑयल कूलर का होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो फोर्ड इंडिया के मुख्यालय कई जगह पे है, लेकिन जहाँ चेन्नई में भी इसका मुख्यालय है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। फोर्ड इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बैटरी चार्ज इन व्हीकल, यानी कि व्हीकल में, जो वाहन में बैटरी चार्ज कौन करता है? तो अल्टरनेटर चार्ज करता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, अल्टरनेटर क्या होता है? बेल्ट से चलता है, काय के द्वारा चलता है? क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, और ये घूमता है, यहाँ से यहाँ पे इस पर बेल्ट लगा हुआ रहता है। जब ये अल्टरनेटर घूमता है तो ये करंट पैदा करता है, और उसी से हमारी बैटरी चार्ज होती है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड स्नैप गेज को एडजस्ट किया जाता है। थ्रेड स्नैप गेज, यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड थोड़ा गलत है, ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे थ्रेड होगा। थ्रेड मतलब जो आपके आटे कटे हुए होते हैं उसको बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड स्नैप गेज को एडजस्ट कैसे किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है? तो थ्रेड स्नैप गेज को थ्रेड के डायमीटर के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा,
थ्रेड के डायमीटर के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, थ्रेड है, ट्रेड नहीं है, थ्रेड स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके साथ वाहन के स्टीयरिंग का संबंध होता है? तो वाहन की स्टीयरिंग का संबंध किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा पहला है रियर एक्सल। तो ये है रियर एक्सल। तो रियर एक्सल मतलब जो पीछे वाला एक्सल है, जहाँ पे पीछे के पहिए लगे होते हैं, जहाँ से पावर ट्रांसमिट होती है, तो ये यहाँ पे तो स्टीयरिंग होता नहीं है। दूसरा है फ्रंट एक्सल। तो फ्रंट एक्सल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्रंट एक्सल है और फ्रंट एक्सल के साथ में स्टीयरिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा कि स्टीयरिंग का संबंध किसके साथ होता है? फ्रंट एक्सल के साथ में इसका संबंध होता है। और ये है आपका गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स कुछ इस प्रकार का होता है और आपको होता है इंजन। 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे इंजन आगे लगा हुआ रहता है। तो हमारा जो स्टीयरिंग का संबंध है वो किसके साथ होगा? फ्रंट एक्सल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से बचने के लिए तो लेदर एप्रिन। तो लेदर एप्रिन हानिकारक किरणों से तो नहीं बचाता, लेकिन हमारे ऊपर जो वेल्डिंग के गरम लोहा जो कि से ये अपनी जो है रक्षा करता है या फिर बचाता है। और ये है आपका वेल्डिंग शील्ड। तो वेल्डिंग शील्ड ये है वेल्डिंग शील्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा कि हानिकारक किरणों से कौन बचाता है? वेल्डिंग शील्ड। और लेदर ग्लास तो कुछ होता नहीं है। और प्लेन ग्लास के साथ चश्मा, ये है प्लेन ग्लास वाला चश्मा। तो प्लेन ग्लास वाले चश्मे से भी हम किरणों से, हानिकारक किरणों से नहीं बच सकते, ना ही एप्रिन से बच सकते हैं। जो हम बच सकते हैं तो कैसे बच सकते हैं? वेल्डिंग शील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रेगुलेटर का कार्य क्या है? तो गैस रेगुलेटर का क्या कार्य है? विभिन्न प्रकार के, पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के फ्लेम बनाने के लिए, आवश्यक अनुपात में गैसों का मिश्रण बनाने के लिए, ब्लो पाइप में प्रवाह होने वाले गैस का आयतन को बदलने के लिए, या कार्य दबाव को सेट करने के लिए। तो इसमें जो गैस रेगुलेटर है उसका कार्य क्या है कि आवश्यक अनुपात में गैसों का मिश्रण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका गैस रेगुलेटर है जो गैस के सिलेंडर पे लगा हुआ रहता है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर, सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका कितना प्रेशर बचा हुआ है, ये भी हम इससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हवा निकासी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हवा निकासी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो रेगुलेटर ही करता है। हवा की मतलब कितनी गैस चाहिए उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन? रेगुलेटर करता है। जब फिल्टर, तो उसको फिल्टर करेगा लुब्रिकेटर। ये लुब्रिकेटर होता है। लुब्रिकेटर क्या करता है? ऑयल को पहुंचाता है विभिन्न पार्ट्स में लुब्रिकेशन के लिए। और ये होते हैं सारे फ़िल्टर। ये फ़िल्टर हैं सारे, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर। तो फ़िल्टर भी हवा निकासी को नियंत्रित नहीं कर सकता और ना ही लुब्रिकेटर कर सकता है। इसको कौन करेगा? रेगुलेटर करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा और ये है आपका रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी, मिग का फुल फॉर्म क्या है? अब जैसे टिग था वैसे ही ये मिग वेल्डिंग है। टिग वेल्डिंग का पूरा नाम क्या था? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसी प्रकार से मिग का है, मिग का पूरा नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये भी उसके टिग जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में वायर डाला जाता है और वो वायर चलता रहता है और वो कंज्यूमेबल होता है। उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो वायर है वो कंज्यूमेबल होता है। और इसमें भी इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैसें साइड से आती है जो इसमें आवरण बनाती है, जिसकी वजह से ये वातावरण से क्रिया नहीं कर सकता और इसमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये इसी के साथ अपना जो है 5वां टेस्ट का क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम छठे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।